हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये जो प्लेलिस्ट है हमारा पॉलिटी का, इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है एमेंडिंग या फिर सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। पहले इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, ये दो एक्ट को हम डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है एमेंडिंग या फिर सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके थे, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको डिस्कस कर चुके थे। उसमें जो प्रोविजंस थे आप लोगों को पता है। उसके आगे कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ गलती हुआ, इसीलिए कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। और उसके बाद जो नया एक्ट आया वो है एमेंडिंग या फिर इसे हम सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं, जो 1781 में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नोट्स आप ज़रूर रिकॉर्ड करके रखिए। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है टू सॉल्व द डिफेक्ट्स इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका मतलब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ गलती हुआ, जो मैंने अभी आपको बोला, उसको चेंज करने के लिए ये एक्ट लाया गया। बात समझ में आई। इसके बाद आप देखिए, अपील्स ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट्स आर टेकन टू द गवर्नर जनरल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट प्रोविजन ये है कि प्रोविंशियल कोर्ट में जो अपील आता है या फिर जो केसेस आते हैं, इनको गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये केसेस नहीं लेने वाला। प्रोविंशियल कोर्ट ये कौन सा वाला कोर्ट है, ये वही कोर्ट है जो छोटे छोटे टेरिटरीज में अपना एडमिनिस्ट्रेशन करता है, केसेस सॉल्व करता है। एग्जैक्टली जैसे हमारे यहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं या फिर हाई कोर्ट जो है, तो उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, तो तब प्रोविंशियल कोर्ट्स बोल के छोटे छोटे कोर्ट्स को कहते हैं। तो उस टाइम पे जो इन प्रोविंशियल कोर्ट्स पे केसेस आते थे, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए जाते थे गवर्नर जनरल के पास। मतलब ये केसेस गवर्नर जनरल अपने हाथ में लेते थे। ठीक है, और इनको, इन केसेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सुप्रीम कोर्ट से हटा लिया गया। बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए, द एक्ट डन, ओके, द एक्ट्स डन बाय द गवर्नर जनरल या फिर काउंसिल। ये काउंसिल कौन है, जो 4 मेंबर काउंसिल पहले थे ना, उस काउंसिल की बात हो रही है। तो the acts which are done by the governor general or the council and the revenue matters were exempted from the supreme court jurisdiction। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि अगर समझ लीजिए गवर्नर जनरल जो है बंगाल के, वो या फिर काउंसिल के जो 4 मेंबर्स होते हैं, इनमें से कोई कुछ गलती किया, कुछ क्राइम किया, कुछ भी किया जिसके लिए कोई केस जरूरी है, कोई ट्रायल जरूरी है, तो ये जो ट्रायल होंगे, ये क्या होगा, वायर एग्जेम्प्टेड मतलब इन ट्रायल्स को सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में नहीं लेगा। ये फ्रीडम दे दिए गया था गवर्नर जनरल को और काउंसिल मेंबर्स को। मतलब काउंसिल मेंबर और गवर्नर जनरल अगर कोई गलती किया तो इसका केस सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। इम्यूनिटी है, सीधी बात में इम्यूनिटी। ठीक है, IMMUNITY, इम्यूनिटी मिल गया उन लोगों को इन केसेस से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, द केसेस ऑफ द कैलकाटा रेसिडेंट्स। कैलकाटा के जो रेसिडेंट्स हैं, मतलब जनरल जो पब्लिक है कैलकाटा के, उन लोगों का जो सिविल केसेस होते हैं, सिविल केसेस, सिविल जो केसेस होते हैं कैलकाटा रेसिडेंट्स के, उनको वर ब्रॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल और काउंसिल का जो केसेस है उनको तो एग्जेम्प्टेड कर दिया, लेकिन जो केसेस कैलकाटा रेसिडेंट्स के ऊपर होगा या फिर जो जनरल पब्लिक के लिए सिविल केसेस होगा, उनको लाया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के ऊपर। बात समझ में आई। तो ये इतने ही पॉइंट्स हैं जो 1781 के एक्ट में इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर मार्क करके रखिए। नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पर। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, इसके बाद ही आया था 1784 को। सबसे पहले आया 1773 में कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आया 1781 को कौन सा एक्ट, एमेंडिंग या फिर इसे हम सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। और उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 को। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोविजन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप लोगों को शायद पता होगा, अगर नहीं तो मार्क करके रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ओके, पहला प्रोविजन क्या है, आप देखिए, द एक्ट, एक सेकेंड, हाँ, द एक्ट वॉज नेम्ड आफ्टर विलियम पिट। पिट्स इंडिया एक्ट बोले थे ना, तो पिट, ये जो पिट है ये ब्रिटिश PM थे जिनका नाम विलियम पिट था।
ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी है, द टेरिटरीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, इस बात का मतलब क्या है? इसका इनर मीनिंग यही है कि अभी से जो टेरिटरीज रहेंगे, जो एरियाज रहेंगे जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था, इसमें अभी इन लोगों का ही पूरा कंट्रोल नहीं रहने वाला, यही मेन बात है। अब इन टेरिटरीज का भी कंट्रोल आ गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, इसीलिए इसे कहा गया ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। तो इस एक्ट के बाद जो टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में एक्वायर किया था, उनको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहले क्या था आप मुझे बोलिए, 4 काउंसिल मेंबर थे कि नहीं? 4 थे। कौन से एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसको चेंज करके 3 काउंसिल मेंबर बना दिया गया। ओके, ये पहला पॉइंट है कि 3 काउंसिल मेंबर बना दिया गया, 4 को हटा के 1 कम कर दिया। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेड ऑफ 4 4 3 ले लिया गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, जो डिसीशन, जो मेनली जो डिसीशन होते थे वो किसके ऊपर होते थे? मेजॉरिटी के ऊपर। इसीलिए गवर्नर जनरल को एक नया पावर मिल गया। वो कौन सा पावर है गवर्नर जनरल को जो मिला? वो है वीटो पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये याद रखिए। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था? 4 काउंसिल मेंबर थे, 4 काउंसिल मेंबर असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल को, लेकिन एक्चुअली असिस्ट तो नहीं, उनको रोकते थे। वो अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वीटो पावर उस टाइम पे नहीं था, है ना। लेकिन अभी जब 1781 में ये एक्ट आया, अमेंडिंग एक्ट आया, तब ये चेंज करके वीटो पावर दे दिया गया गवर्नर जनरल को। मतलब अब ये गवर्नर जनरल जो है, ये अपने पॉलिसीज़ को विदाउट एनी हिंड्रेंस रजिस्टर कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको वीटो पावर मिला था। उनको मेजॉरिटी डिसीजन के ऊपर जो निर्भर है वो करना ज़रूरी नहीं था। बात समझ में आई? वीटो पावर क्या है, मैंने पहले वीडियो में आपको बोला था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नया टर्म आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैं समझाता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 मेंबर का ये बनाया गया, कब बनाया गया? ये इस एक्ट के अंतर्गत वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये बनाया गया टू रेगुलेट द कंपनीज एक्टिविटीज़। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्टिविटीज़ है, इनको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बात समझ में आई? सीधी बात है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? फिर लंदन से, ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन से, ठीक है। लंदन से ये कंट्रोल होके आ रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर का इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्टिविटीज़ है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्टिविटीज़ है इंडिया में, इसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है। इसके साथ क्या है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेनली जो एक्टिविटीज़ है उनको तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन कौन से एक्टिविटीज़ को? वो सिविल केसेस है, मिलिट्री केसेस है और रेवेन्यू केसेस है। सिविल मतलब जनरल पब्लिक के ऊपर जो केसेस चलते हैं वो। मिलिट्री केसेस मतलब वार को लेके, या फिर कोई ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कुछ सीरियस केसेस हो गया, क्रिमिनल केसेस हो गया, ऐसे टाइम पे मिलिट्री का जहाँ पे ज़रूरत है, इसको मिलिट्री केसेस में लाएंगे। और रेवेन्यू मैटर्स तो आपको पता है, टैक्स कलेक्शन के ऊपर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो मैटर्स है, इसको लाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देगा। लेकिन एक और टर्म यहाँ पे है, आप देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है। बात को समझिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लंदन से कंट्रोल होके आ रहा है, लंदन से कंट्रोल होके। लेकिन ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था, पहले से ही था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब इनके पास ये सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू ये सब पावर्स तो नहीं रहा, तो क्या रहा? सिर्फ ट्रेडिंग करने का पावर, यानी कि कमर्शियल पावर, ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने का पावर, कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने का पावर सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहा। बाकी सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो लंदन में है उनके पास चला गया। बात समझ में आ गई? तो ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट ये है, पार्लियामेंट को इस एक्ट के अंतर्गत, 1781 के इस एक्ट के अंतर्गत एक पावर मिल गया। कौन सा पावर? रिकॉल करने का पावर, ठीक है। रिकॉल करने का पावर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको
थोड़ा गलत बोल दिया। ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है, 1781 मैंने बोल दिया गलती से। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत पार्लियामेंट को ये पावर मिल गया कि वो रिकॉल कर पाए या वापस बुला पाए, ठीक है, आइदर गवर्नर जनरल को या फिर कोई काउंसिल मेंबर्स को भी। मतलब अगर किन्हीं का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा या ट्रांसफ़र हुआ, कुछ भी हुआ, तो वापस आप लंदन आ जाओ। ये पावर पहले नहीं था बोलने का, लेकिन अब पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये पावर मिल गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते रहिए और ये नोट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।